चलिए आज देखते हैं जो साइंस का हम लोग सेट कर रहे थे 25 नंबर सेट है जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसका सेट कर रहे थे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में कितना 500 जूल कार्य करती है तो उसका सटी निर्गत पावर मतलब जो पावर आउटपुट होता है वो कितना होगा। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। ये थर्ड शिफ्ट का 22/2024 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया शक्ति इक्वल टू होता है इसका शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। कहने का मतलब है जो कार्य दिया है और समय दिया हुआ है इसका शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया है, t इक्वल टू दिया है 4 सेकंड। t इक्वल टू दिया 4 सेकंड और यहाँ पर दिया हुआ है कार्य कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ आपका 500 जूल। 500 जूल दिया हुआ है कार्य का सही मात्रक होता है जूल, टाइम का सही मात्रक होता है सेकंड। और यहाँ पर देखिए शक्ति के लिए पूछा गया है, इसका हो जाएगा 500/4। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया 25, 250, यहाँ पर हो जाएगा 125 वाट। शक्ति पूछा गया, शक्ति का सही मात्रक होता है वाट। ये हो गया आपका टाइम का सही मात्रक, टाइम का SI मात्रा का होता है सेकंड होता है। जूल हो गया क्या चीज का, कार्य का सही मात्रक। और W वाट हो गया किसका, शक्ति का सही मात्रक। यहाँ से भी नोट कर लेंगे, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का सही मात्रक होता है वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 125 वाट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 125 वाट। यहाँ पर दिया है यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 कार्य करती है, 500 जूल कार्य करती है, इस शक्ति का मतलब इसका शक्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो गया समय कितना दिया है, 4 सेकंड दिया है और कार्य कितना दिया है 500 जूल। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 वाट आंसर हो जाएगा। कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है और टाइम का सही मात्रक सेकंड होता है। और यहाँ पर दिया गया तो शक्ति का सही मात्रक होता है वाट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य का मात्रक को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अभी बताया कि हम कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। किलोग्राम ये किसका होता है, द्रव्यमान का सही मात्रक होता है। द्रव्यमान का यह सही मात्रक है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, मात्रा। किलोग्राम, न्यूटन ये फोर्स यानी बल का है, बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। मीटर ये लेंथ लंबाई का होता है, लंबाई का मात्रक होता है। और ये जूल किसका होता है, कार्य का सही मात्रक होता है जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गति के प्रथम नियम दिया है, गति के प्रथम नियम निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो गति का प्रथम नियम होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम कोई जड़त्व का नियम बोला जाता है। जड़त्व का नियम बोला जाता है, या गैलीलियो का नियम इसी को बोला जाता है, या गैलीलियो का नियम प्रथम ही गति के नियम को बोला जाता है। प्रथम नियम होता है तब तक कोई वस्तु अपनी अवस्था में रहती है, वो कार्य करती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। यही दिया गया कि प्रथम नियम कब रहता है, गति का नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम ही बोला जाता है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। इसी तरह से रोजगार तक पे सभी सब्जेक्ट का मैथ, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये सब का क्वेश्चन चलाया जा रहा है। आप लोग इससे जुड़े और अपने मित्रों को शेयर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे आपका न्यूटन। ये थे आपका न्यूटन। न्यूटन ने ही सबसे पहले क्या किए थे? सूर्य से प्रकाश के वर्णक्रम जो कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक बने थे। कौन? न्यूटन बने थे। आर्किमिडीज जो है ये इन्होंने प्लान का सिद्धांत दिया था, रमन प्रभाव जो सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था आइंस्टीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? ये संभावना जताया जा रहा है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो आकाश का रंग कैसा होता? तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता। तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मुद्दा सा है, देखते हैं। दिया है कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? यही आपका होता है क्या चीज? विचलन का कोण होता है। विचलन, विचलन का कोण, विचलन का कोण बोला जाता है। दो यहाँ पर दिया त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? विचलन का कोण होता है। वो विचलन का कोण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 30 सेमी ऊंचाई की एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेमी ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो आपका होता है लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन होता है आपका लेंस का आवर्धन। लेंस का आपका क्या है? आवर्धन है। आवर्धन इक्वल टू होता है लेंस का आवर्धन इक्वल टू होता है आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो कितना दिया? प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया 10 बटा जो वस्तु की ऊंचाई होती है कितना? 30 दिया हुआ। लेंस की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई उसका होगा 1/3 आंसर हो जाएगा। 1/3 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये लेंस का आवर्धन कितना होता है? आपका होता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के बिंब की ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 हो जाएगा। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर से गिरती है तो वस्तु के त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल त्वरण उत्पन्न करता है? इसमें बल का दिया हुआ है पृथ्वी के प्रतिकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ये आपका होता है जो उत्पन्न करता है इसमें त्वरण। तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये होता है आपका क्या चीज? गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटी वाला होता है। देखिए वस्तु के पृथ्वी की ओर गिर रही है उसके वस्तु के त्वरण उत्पन्न होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चांदी के आभूषण कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद डैश गैस के साथ अभिक्रिया कर देती है। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। 23 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ चांदी का जो आभूषण बनता है, चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी जो चांदी आपका सिल्वर आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर और गोल्ड का होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दो है जो गोल्ड, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों का आभूषण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये आभूषण का निर्माण में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ कि आभूषण जो होता है कुछ समय के बाद जो चांदी का आभूषण के कुछ समय बाद क्या हो जाता है? हवा में मौजूद होता है। ये सिल्वर सल्फाइड होता है। इसमें क्या हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। और इसमें दिया हुआ क्या चीज?
सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर रहता है, सल्फर रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही होता है सल्फर सल्फाइड होता है Ag2S। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया है ALP CBT1 का क्वेश्चन है 27/11/2024 का। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबद्ध बनाते समय कार्बन के प्राय कितने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा करते हैं। ये 4 करते हैं, ये 4 करते हैं। ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कितना? इसका 4 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का? 4 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। संयोजकता कितना होता है? कार्बन का 4 होता है। संयोजकता कितना होता है? कार्बन का 4 होता है। कार्बन को ही बोला जाता है सार्वभौमिक तत्व। कार्बन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एलिमेंट बोला जाता है। कार्बन को बोला जाता है यूनिवर्सल एलिमेंट जिसको बोला जाता है कार्बन को ही बोला जाता है कि यूनिवर्सल एलिमेंट कार्बन को बोला जाता है। कार्बन के परमाणु संख्या होता है 6। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट बोला जाता है, जैसे सार्वभौमिक तत्व बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 1s2 2s2 वो होता है 2p2। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 2 2 4 2 6। यही आपसे पूछा गया था कितना होता है? 4 होता है। इसका 4 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नोट कर लेंगे। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट बोला जाता है, मतलब सार्वभौमिक तत्व बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकाशात्मक समूह को प्रत्यास्थापित करते हैं। इसे क्या बोलता है? समजातीय श्रेणी बोला जाता है। और श्रृंखलन कैटायनेशन ग्रुप पाया जाता है किसमें? कार्बन में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका श्रृंखलन होता है। और समजातीय श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? समजातीय श्रेणी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बायोलॉजी से है। विभिन्न कोशिकाओं जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवों के मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ALP CBT1 का क्वेश्चन है और देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। कोशिका बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पादप कोशिका कहने का अर्थ है पादप क्या होता है? एक होता है पादप इसमें पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे पादप में पेड़ पौधे होते हैं। एक होता है जंतु, एक होता है जंतु। जंतु में क्या होता है? जीव जंतु होता है। जीव जैसे जीव हो गया, मानव हो गया। इसमें क्या होता है? जंतु में आता है। जानवर किसमें आता है? जानवर। ये सभी आपके आते हैं जंतु में। इसमें पूछा गया है पादप कोशिकाओं पाया जाता है। ये CBT1 का क्वेश्चन है। ये 26 नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपका पादप इसमें हरित लवण पाया जाता है। ये जो जंतु में नहीं पाया जाता है। हरित लवण पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है जो जंतु में नहीं पाया जाता है। हरित लवण जो होता है हरित लवण पाया जाता है। सूत्रकणिका ये सब मानव में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो हरित लवण होता है, जो हरित लवण होते हैं हरे पेड़ पौधे या इसमें पेड़ पौधों को भोजन बनाने के निर्माण में कार्य करते हैं हरित लवण। यही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पौधों में शीर्ष स्थान विभोज्य ऊतक का स्थिति क्या होती है? जो इसका होता है, ये तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग होते हैं। वृद्धि वाले भाग में होता है तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में मूत्र के निर्माण का उद्देश्य होता है। जो मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है उसका उद्देश्य क्या है? इसमें DLT-CBT1 का क्वेश्चन है। ये होता है आपका रुधिर, जो ब्लड होता है उससे अपशिष्ट उत्पादों का निष्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग होता है किसमें? निर्माण के लिए होता है। रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों के निष्पादन के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बोर में अपने परमाणु द्रव्यमान के मॉडल में बोर जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने परमाणु मॉडल दिए थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किए थे? इन्होंने K, L, M, N, O का प्रयोग किए थे। इसमें होता है कक्षों की संख्या ज्ञात करने 2n² होता है। जैसे n इक्वल टू मान लीजिए K का मान हो गया 1, K का मान हो गया 2, M का मान हो गया 3, N का मान हो गया 4, O का मान हो गया 5। यहाँ से जो भी n का मान ज्ञात करना होगा किस कक्ष में कितने होंगे, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों से इसमें ज्ञात करने के लिए 2n² होता है। इससे पूछा गया किसे सूचित किए थे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। KLMO के द्वारा दर्शाया गया। किसने दिया था? ये बोर के परमाणु मॉडल। किसका था? बोर का। बोर जो दिए थे परमाणु मॉडल, उनके अनुसार था। जो प्रतीक का प्रयोग किए थे क्या क्या था? KLMNO था। KLMO था। ये RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है 28/12/2024 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या को निर्धारित करती है? जो परमाणु होता है उसका दिया हुआ किसकी संख्या निर्धारित होता है? तो ये न्यूक्लियस होता है, जो बीच वाला भाग होता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आता है। और इससे पूछा गया है किसके द्वारा निर्धारित किया जाती है? इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस बोला जाता है इसको। तो इसी के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये RRB ग्रेड 3 का क्वेश्चन है 24/12/2024 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। pH पैमाना का उपयोग विलियम के डैश स्तर को मापने में किया जाता है। यहाँ पर आपका दिया है pH। ये pH स्केल होता है। इसको सेरेंसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। इसका सेरेंसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। pH स्केल का pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की शक्ति जो उसका पावर है उसको, इसका सेरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये दिए थे सेरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे pH स्केल को। और इसमें इस pH स्केल का प्रयोग किया जाता है अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए। अम्लीयता तथा क्षारीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्षारीयता का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीयता और क्षारीयता के लिए किसका मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? pH स्केल का अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप लोग रोजगार तक पर जुड़ जाए। रोजगार तक पर आप लोग जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे जुड़ जाए। ये सब जो भी अभी देखिए हाल फिलहाल का जो भी रेलवे द्वारा एग्जाम कराया गया, इसके बाद ऐसे ही सेशन बिहार SI के लिए आएगा। बिहार SI
बिहार पुलिस जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको शॉर्ट के रूप में चलाया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम होगा टीचर से संबंधित या बीपीएससी का जो भी जनरल एग्जाम होता है उससे संबंधित, ये सभी रोजगार तक पर कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें पर डे मैथ को और जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन है, जीएस और जीके का जो भी क्वेश्चन है इस पे कराया जा रहा है। आप लोग इससे जुड़ जाए, अपने मित्र को भी जोड़े, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुआ है वो सब क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियां, जैसे अयस्क होता है लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आपका एल्युमिनियम हो गया, आर्गन ऑक्साइड। अब देखिए इसमें दिया अशुद्धियां जो पाई जाती है कि किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है गैन, वर्जन, एनोड, पंप, निस्तापन। इसका जो अयस्क में खदानों में पाई जाती है वो होता है गेन, जो होता है उसको क्या बोला जाता है, गेन बोला जाता है। इसमें दिया है अयस्क खदानों में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है गेन के लिए। ये सब था आपका जो भी था, ये आपका रेलवे का जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है 2024 में वो सब क्वेश्चन थे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, इससे आप लोग जुड़े रहे सेशन से।